नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, पहली बात तो यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है आपने जाना। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां आपने जाने। अब देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। है तो बहुत आसान, पर आपको करते रहना है। जो मैं सिखाऊंगा उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण, या यूं कह सकते हैं रासायनिक गुण। तो हम यहां पर देखने वाले हैं रासायनिक गुण। तो कौन कौन सी, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल किन से रिएक्शन करेगा, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो है बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या, ये तो जानते ही हो। ये होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, इलेक्ट्रॉन युग्म ओ एच। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे कैसे अभिक्रियाएं करेगा, किन किन प्रकार से अभिक्रिया करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH के कारण होने वाली अभिक्रियाएं दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये CO से संबंधित अभिक्रियाएं तीसरे प्रकार की होंगी। इसी तरह से एल्काइल समूह से संबंधित अभिक्रियाएं ये चौथे प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मूल रूप से ये चार अलग अलग, इसमें संरचना, उसकी संरचना के आधार पर हम उनकी अभिक्रियाओं को कह सकते हैं। अब बात होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के H से संबंधित अभिक्रिया क्या हो सकती है, OH से संबंधित अभिक्रिया क्या हो सकती है। अब H से संबंधित अभिक्रिया कह रहे हो, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ये वाला बंध के टूटने की वजह से हो रहा है। OH से संबंधित अभिक्रिया मतलब इस बंध के टूटने की वजह से हो रहा है। CO मतलब ये वाला डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से हो रहा है, या O के चले जाने की वजह से हो रहा है। और अगला है यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बंध के टूटने की वजह से हो रहा है। यानी इस तरह की अभिक्रियाएं देखने को मिलेगा। हम एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ते हैं। है आसान, बस कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जो पढ़ाऊंगा उसे हो सके तो थोड़ा पॉज कर लीजिएगा और लिख के देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद फिर से प्ले करिएगा। इस तरह से आप सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलें आगे बढ़ें। तो सबसे पहली बात है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाओं में हम सबसे पहली अभिक्रिया देखते हैं क्षार के साथ। क्षार में आता है NaOH। देखो क्षार में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये जरा ध्यान रखिएगा। क्षार में होगा, मैंने लिखा है आपके लिए, NaOH है, KOH है। क्या बोला मैंने, NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यानी ये हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, धातु का हाइड्रोक्साइड। और क्या हो सकता है, इसके बाइकार्बोनेट, ये या इनके कार्बोनेट, ये सब क्षार होते हैं। इनसे अभिक्रिया होगी किस तरह से। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल क्यों है, यह भी आपको पता चल गया है कि RCOOH, ये बंध टूटता है, इस जगह का बंध इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो क्या होगा, आपको क्या नजर आएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। हम साम्यावस्था स्थापित करके देख लेते हैं, लेकिन अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई परेशानी नहीं, कि ये इस तरह से रिएक्शन देता है। यानी कि RCOOH हमें देता है ये वाला H प्लस, और ये खुद बन जाता है RCOO माइनस। RCO माइनस को मैंने इस तरह लिखा है, आप जैसा भी लिखना चाहें, मतलब ये H दान कर देगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, पॉजिटिव जुड़ जाएगा। ऐसी अभिक्रिया देखने को मिलता है। तो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम इन अभिक्रियाओं को एक एक करके देखते हैं। तो क्या बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करता है और लवण बनाता है। चलें देखें ये अभिक्रिया होती कि नहीं और कैसे होता है, इनके बारे में बात करें। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग NaOH के साथ। NaOH के साथ अभिक्रिया RCOOH प्लस NaOH, बिल्कुल आसान अभिक्रिया।
अम्ल क्षार अभिक्रिया में क्या होता है भैया, अम्ल देता है H प्लस, क्षार देता है OH माइनस, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, OH और H क्या बन गया, H2O, पानी बन के निकल जाएगा। लिखते जाओगे बेटो, बेटा अब समझना भी है, लिखना भी है बेटा जी ना, ध्यान रखना। अब बचा क्या है, इतना बचा है, इसका ये Na बचा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बचा बेटा, RCO, और इधर से क्या बचा है, Na, तो इस तरह से इस जगह पे Na जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखने को मिला। आप अपनी मर्जी से लिख लो, यहां से आप CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो R की जगह पे, आपको जो मर्जी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। अब हम उसमें नहीं उलझेंगे कि R क्या है ना, R के अंदर क्या क्या होता है, R को कैसे, ये सब चीजों पे नहीं उलझेंगे। अब उलझेंगे तो रिएक्शन के नए नए टाइप को देखते चलते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा, तो NaOH इस तरह भी अभिक्रिया करेगा, इस तरह से KOH से कराओगे तो सेम टाइप का अभिक्रिया करेगा। दूसरा देखते हैं Na2CO3 के साथ अभिक्रिया। अब देखें, RCOOH अभिक्रिया कर रहा है Na2CO3। अब इस जगह पे क्या देखेंगे, ये H निकलेगा और ये Na उस जगह पे जुड़ेगा, जैसे कि वहां पे हुआ है, सेम अभिक्रिया, H निकलेगा Na जुड़ेगा, देखना क्या होता है। तो RCOO Na लग गया, तो H निकल रहा है ना, H यहां से निकला है, उसको भी थोड़ी देर रुकिए। अब हमारे पास Na दो बार है, तो हमने ये अभिक्रिया दो बार करा, यानी कि इसको दो बार लिया, तो HH दोनों, हर एक का H निकाला और ये बन गया, तो ये दो बार ये बन गया। अब क्या होगा, इधर से H निकला था दो, इधर से क्या बचा है, CO3, दो H और एक ऑक्सीजन ले लेगा इसमें से, तो पानी बन के निकल जाएगा। दो H एक के साथ एक H था, तो दो के साथ दो H, और एक कहां पे, ऑक्सीजन को लेकर के पानी बन गया। अब बचा क्या, CO2, यानी कि दो ऑक्सीजन बचा, एक कार्बन, तो इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यहां पर भी लिखा है ये बात है। अब मैं तीसरा रिएक्शन लिख रहा हूं बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया। अब इसमें क्या होने वाला है, RCOOH अभिक्रिया होगा NaHCO3। अब वही काम होना है, Na जो है H को हटा देगा और खुद इस जगह पे जुड़ जाएगा, तो क्या हुआ, RCOONA। अब क्या हुआ, H निकला था एक H यहां पे आ गया, तो यहां पर H2 हो गया, एक ऑक्सीजन ले लेगा यहां से, तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन चला गया ना इसके साथ, तो ये बन गया CO2। इस तरह के अभिक्रियाएं होते जाते हैं। अब इस अभिक्रिया पर थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, चलिए। अब अपनी मर्जी से कुछ रिएक्शन, अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो थोड़ा आसान कर देते हैं, और इसी चीज को, चलिए इसी को आसान कर लूं, RCOOH प्लस NaHCO3, Na की जगह H आ गया, H की जगह Na आ गया, क्या बना देखो तो, RCOONA, और इधर क्या हुआ, H आ गया इसमें, तो H एक तो है, अब एक और एक आ गया, H2CO3 हो गया। H2CO3 स्थायी नहीं है, तो क्या करें, H2CO3, ये दो H इसके एक ऑक्सीजन को लेकर के बना लेगा पानी, अब कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, पानी निकल गया, यानी ये जो है H2CO3 टूट जाता है ना पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में, हमने इसीलिए हमने डायरेक्ट ये लिखा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये बनते ही टूट जाएगा, तो हमने दो पार्ट में ना लिखते हुए एक ही पार्ट में इस अभिक्रिया को लिख दिया, हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे भी समझ सकते हो, दो पदों में अभिक्रिया है, ठीक है, तो अपनी कुछ प्रैक्टिस के साथ आसान कर सकते हो, लिखते जाओगे ना तब होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं में ऐसे धातुएं जो बहुत ही तेजी से रिएक्शन करती हैं, बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे पहले वर्ग का तत्व है, दूसरे वर्ग का तत्व है, कुछ संक्रमण धातुएं हैं, ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं।
पहले वर्ग के तत्व में सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, लिथियम आता है, ये सब अभिक्रिया करेंगे। दूसरे वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ये अभिक्रिया करेंगे। तो सबके साथ मैं एक एक करके दिखाते जाता हूं, और इनके साथ अभिक्रिया जब करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए देखिए, RCOOH, ये सोडियम धातु है। सोडियम धातु क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन गया, RCOONA, जुड़ गया, ये Na इसमें जुड़ गया। अब H को हटा देगा, H को भगा दिया, ये लीजिए H निकल गया, उस जगह से खाली हो गया। अब H अकेला तो नहीं रहता, वो H2 के रूप में रहता है हमेशा। तो दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे, H2, एक अणु बन गया, दो हाइड्रोजन जुड़ करके एक अणु बन गया। अब दो हाइड्रोजन कहां से आएगा, ये रिएक्शन को दो बार करना पड़ेगा, यानी कि आप संतुलित कर रहे हो दो बार। तो दो हाइड्रोजन हो गया उधर, ये RCO दो बार हो गया, हमें इसे भी दो बार रखना पड़ेगा कि दोनों तरफ बराबर रखना है। सोडियम दो बार हो गया, दो बार ये। चलिए, ये तो संतुलित करने की प्रक्रिया है, और संतुलित करने की प्रक्रियाओं में उलझना नहीं है, सीखना है। उलझना नहीं है, सीखना है। फिर आता है, हमने कौन सा धातु लिया, पहले वर्ग का धातु लिया सोडियम धातु। मैं दूसरे वर्ग में कैल्शियम ले लेता हूं, RCOOH कैल्शियम से रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, जरा देखें। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो एक कैल्शियम दो बार इसके साथ जुड़ेगा। बोले सर क्यों, कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है इसलिए दो बार रिएक्शन, सोडियम की संयोजकता एक बार होता है इसलिए एक बार रिएक्शन। तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, RCOO दो बार आएगा एक Ca के साथ। तो इसका मतलब ये दो बार हुआ। अब दो हाइड्रोजन जो बचा है इस तरह से निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो ये अभिक्रिया इनके साथ होगी। इसी तरह से अगर मैं संक्रमण धातु के साथ अगर लेके चलूं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक धातु के साथ भी यही रिएक्शन देने वाला है, H, ये भी दो बार, जिंक की संयोजकता भी 2 है, तो क्या बनेगा, RCOO ट्वाइस Ca प्लस H2 गैस, ये भी निकल गया सेम। अगर हम पीछे चलें, अगर हम किसी क्षार के साथ बात करते हैं तो क्षार में हम ये भी ले सकते हैं, RCOOH, हमारे पास है AgO। हमेशा याद रखना, धातुओं का ऑक्साइड क्षार होता है। तो अगर इस H को हटा दें और Ag जुड़ जाए तो क्या बनेगा, RCOOAg। अब Ag की संयोजकता एक होता है बेटा, इसलिए एक ही बार जुड़ेगा वो, तो ये हो गया। अब हमारे पास ये हो गया टू टाइम्स, क्योंकि दो बार Ag है, ये दो बार Ag है इसलिए। अब दो हाइड्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, पानी बन के निकल गया। ये लीजिए, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो तो कैल्शियम का ऑक्साइड ले लेते हो तो, ये सब क्षार हैं जितनी बात करेंगे। कैल्शियम का ऑक्साइड CaO, RCOOH दो बार, 2H एक ऑक्सीजन, पानी निकल गया, एक Ca, ये दो बार, क्या बन गया, टू टाइम्स, RCOO, कैल्शियम की संयोजकता 2 यानी, इसलिए एक दो बार होगा, और यहां पर मिल गया पानी। तो ऑक्साइड के साथ करते हैं तो पानी मिलता है, सीधा धातु लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। दूसरी बात हम यहां पर देख रहे थे, यहां पर धातु के साथ गैस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के साथ करते हैं तो पानी निकलता है, कार्बोनेट के साथ करते हैं तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनता है। तो ये शॉर्ट में याद करने का तरीका नहीं, पर इसको प्रैक्टिस में ले लेंगे, अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आसान हो जाते हैं। अब मैं कुछ और के बारे में बात करता हूं। चलिए, ये तो हो गया, ऐसे रिएक्शन करिएगा। हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल समूह RCOOH, इस समूह को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। इसके कारण होने वाली अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात करेंगे और इस रिएक्शन को करने वाले हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं ना, बिल्कुल, बिना कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए ये करना जरूरी है। चलिए साहब, इसके बारे में बात करते हैं। अल्कोहल के साथ क्रिया, अल्कोहल के साथ क्रिया करती है। अल्कोहल किसको बोलते हैं बेटा, यहीं से थोड़ा सा बताते हुए चलूंगा। RCOH को अल्कोहल कहेंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, PCl5 होता है, इनके साथ अभिक्रिया है।
थायोनिल क्लोराइड COCl2 के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया होता है NH3। उष्मा का प्रभाव, गर्म करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसी तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रियाएं। हम कुछ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किस दर्शाते हैं, RMGX, इस तरह से। चले आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल के साथ होने वाली अभिक्रिया को कहा जाता है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन इंग्लिश में, एस्टरीफिकेशन इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे एस्टरीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। एस्टरीकरण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टरीकरण में क्या होगा, एस्टरीकरण हमने लिख दिया है नाम, इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। इसमें एस्टर बनता है, कैसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनेगा। कैसे बनेगा जरा बताता हूं। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, दूसरा अल्कोहल क्या है R-OH लगा देता हूं, क्योंकि इधर भी R है इधर भी R है तो कंफ्यूज ना हो, अलग अलग दिखना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल और कार्बोक्सिल, समझ में आ रहा होगा। अल्कोहल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, अल्कोहल ROH, इन दोनों की क्रिया करा रहे, गर्म करेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हम इसको गर्म करते हैं। तो अल्कोहल का OH, H नहीं OH, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और अल्कोहल का H, ये दोनों मिलकर के पानी बना लेता है। इसका OH निकल गया, उसका H निकल गया, बन गया पानी। अब देखिए इसका क्या बचा है RCO, और अल्कोहल का क्या बचा है जरा देखें, अल्कोहल का बचा है OR-, तो ये बना एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर। दो कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में COO होता है तो उन्हें हम कहते हैं एस्टर, तो ये एस्टर बना। ये अल्कोहल है, ये अम्ल है, वो एस्टर है। एक उदाहरण दे देता हूं, आपकी पढ़ाई में काम आएगा। चलिए CH3COOH एग्जाम्पल है, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, एसिटिक एसिड। दूसरा मैं ले लेता हूं इथाइल अल्कोहल C2H5OH, कंडीशन आपके पास है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, इसका निकलता है OH और इसका निकलता है H, ये दोनों मिलकर के बना लेगा पानी। अब एसिटिक अम्ल का क्या बचा है CH3CO, और इसका क्या बचा है OC2H5, OC2H5। इस तरह से इथाइल एसिटेट बना। तो इस प्रकार से बन गया इथाइल एसिटेट, यानी एस्टर बन गया। तो इसका उदाहरण है ये। तो एस्टरीकरण इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, चलो देखें अगला रिएक्शन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया PCl5 है। बहुत आसान रिएक्शन, कुछ भी नहीं है इसमें। PCl5 के साथ हम लिख लेते हैं RCOOH, देखिएगा क्या होता है। अभिक्रिया है PCl5, सिंपल एक रिएक्शन, कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। ये जो PCl5 है ना, इस जगह का एक ऑक्सीजन ले लेगा, इस ऑक्सीजन को ले लिया और ये खुद बना लेता है, उनको लेने के बाद POCl3। Cl5 था, 3 बना, इसका मतलब है 2 Cl इसने छोड़ दिया है, 2 Cl इसने छोड़ दिया है। तो 2 Cl छोड़ा है तो एक Cl को दे दिया इस H को और दूसरा Cl दे दिया इसको, इसको दिया है तो क्या बना है जरा देखिए तो RCO,
और उधर क्या है, H बचा है। तो देखो इसको क्या मिल गया, इसको मिल गया HCl RCOCl, और इसको क्या मिल गया, HCl HCl। तो इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड बन गया। तो आपने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl5 से रिएक्शन करने पर एसिड क्लोराइड बनता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, प्लस इस जगह पे PCl5 ले लेता हूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन को ये ले लेता है, ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको, ले गया करके। अब बचा क्या है, देखो जरा, O निकल गया तो ये क्या बन गया, खुद बन जाता है POCl3। हर बार ऐसा ही होगा। इस तरफ के लिए CH3CO बन जाता है, CO रहता है, और उधर है H, तो इधर बन गया CH3CO को मिल गया HCl, और इधर H को मिल गया HCl। तो बन गया ये एसिटिल क्लोराइड कहलाता है। एसिटिल क्लोराइड को IUPAC में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड। इस तरह से अभिक्रिया होती है। थ्योरी अपने आप लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl5 से रिएक्शन कराने पर एसिड क्लोराइड बनता है, या लिख सकते हो आप खुद ही देख करके, एसिटिक अम्ल की PCl5 से रिएक्शन कराने पर एसिटाइल क्लोराइड बनता है। थ्योरी कठिन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट कठिन होता है, कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ता है। तो यहां पर कोई कॉन्सेप्ट वाली बात ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा एक रिएक्शन है। चलो देख लो क्या रिएक्शन है। चलो अगला रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। देखिए थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, CSOCl2 RCOOH। रिएक्शन है SOCl2 के साथ। देखिए कुछ नहीं है, जैसे PCl5 में क्या हुआ था, उन्होंने एक ऑक्सीजन ले लिया था PCl5 ने, वैसे ही यहां पर SOCl2 भी एक ऑक्सीजन ले लेता है। देखिए कैसे लेगा, इस ऑक्सीजन को इसने ले लिया, इसने ले लिया। जब ये ऑक्सीजन को ले लेगा तो खुद ही क्या बन जाएगा, SO2। SO है, अब एक ऑक्सीजन ले लिया, SO2 हो गया। अब दोनों Cl को छोड़ देगा, एक Cl को इसको दान कर दिया, एक Cl को इसको दान कर दिया, इसको दान कर दिया, तो क्या बचा, RCO और ये Cl, RCOCl प्लस HCl, यानी सेम रिएक्शन है, कुछ भी नहीं अलग। यहां पर उसमें PCl5 था, तो यहां पर ACl5 जो बनता था POCl3 बनता था इसमें। यहां पर जो है ये क्या है, SO है, ये SO2 बना लेता है, बस एक ऑक्सीजन लेकर के, और उस तरह से Cl का जुड़ा हो जाता है। देख लें, आसान है, सेम रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये होता है। क्लियर, बस बनाते जाइए बेटा, सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है, कठिनाई कुछ नहीं है। कठिनाई करके छोड़ते जाते हैं तो नहीं बन पाएगा। बस इतना याद रखना है, स्लो नहीं होना है आपको। चलिए अगला रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया, अमोनिया किसको कहते हैं, NH3 को कहते हैं। बस अमोनियम लवण बनेगा। तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण बनता है। मैं करके दिखाता हूं आपके सामने। RCOOH, अमोनिया होता है NH3, ये पूरा NH3 इस जगह पे चला जाएगा। चलो क्या हुआ जरा देखें, RCOONH4। बोले सर 4 कैसे हो गया, 3 इधर है, H इधर है, H के साथ आया, NH4 हो गया। बस ये अमोनियम सॉल्ट हो, इस अमोनियम सॉल्ट को गर्म करते हैं, मान लेते हैं अगर हमने इसको गर्म कर दिया तो जब इसको क्या अमोनियम लवण कह सकते हैं। अमोनिया नहीं ना, अमोनियम लवण, ये अमोनिया।
अब क्या बच गया, अब क्या होने वाला, जब गर्म करोगे बेटा तो क्या होता है, यहां का एक O और यहाँ का 2H पानी बना के निकल जाएगा। तो पानी निकल गया, चलो H2O। अब क्या क्या निकला आपको पता चल गया ना, O निकल गया, RCO बचा, इधर से 4 में से 2H निकल गए, यहाँ पे 2H बचा है, तो क्या बचा, N है, H2, एमाइड बन गया। एक उदाहरण बता देता हूं आपको ताकि आपको आसान हो जाए। CH3COOH, आप जानते हैं इसका नाम एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, NH3 से करा रहे हैं। आप चाहो ना R की जगह पे आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब ये इनमें आ जाएगा तो बोलोगे सर ये NH4 हो गया, यस NH4 हो गया, CH3COO NH4 हो गया। ये एसिटिक एसिड है, ये अमोनियम एसिटेट, अमोनियम लवण है तो अमोनियम एसिटेट कहलाएगा, अमोनियम अमोनियम एसिटेट कहलाएगा, अमोनियम एसिटेट लिख दिया। फिर बात आता है कि इसको आप गर्म करो, जब गर्म करोगे तो क्या बताया मैंने, ये ऑक्सीजन और ये 2H निकल जाएगा पानी बन के, माइनस लिखने का मतलब है बन गया, यहाँ पे लिख सकते थे प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तीर के निशान में जो बनता है उसको हम तीर में लिखाते हैं तो माइनस में लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट को। अब उस तरफ जाएंगे तो क्या बचा, CH3CO बचा है, और यहाँ पर तो बचा है CH3CO NH2, इसको हमने बताया था नामकरण में एसिटामाइड कहते हैं, ये कहलाता है एसिटामाइड, एसिडामाइड एसिटामाइड। लिखा करिए, नाम भी लिखा करिए, इससे आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। तो क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके, कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम लवण बनाता है, जिसका जल अपघटन होने पर एमाइड बनता है। जल अपघटन यानी जल निकलता है। उष्मा का प्रभाव निर्जलीकरण, इसको निर्जलीकरण भी कहते हैं। उष्मा का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसमें, इसका निर्जलीकरण होगा। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करते हैं P2O5 के साथ, निर्जलीकारक P2O5 के साथ, तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है, एसिड एनहाइड्राइड। जरा दिखाता हूं मैं आपको, RCOOH, RCOH की दो दो अणुएं भाग लेती हैं इस जगह पे। हमने निर्जल P2O5 के साथ इनको गर्म किया तो होता क्या है, ये एक का H दूसरे का OH निकल जाएगा पानी बनके, H2O। अब क्या होगा कि अब देखो बेटा ऊपर से क्या बचा है, आप देखो तो RCOO एक संयुक्ता बच गया, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे से क्या बचा है देखो तो RCO और ये जुड़ गया, तो ये कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बनता है, और ये क्या चीज है, एसिड। तो एसिड के दो अणुओं से ये बनता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। उदाहरण CH3COOH की दो अणुएं भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे दो अलग अलग लिखा उसकी जगह पे, और क्या करूंगा, निर्जल P2O5 गरम किया, पानी निकला, कहां से पानी निकलेगा, यहां से, दो से, एक का OH निकलता है, एक का H निकलता है, तो एक का CH3CO, दूसरे का भी CH3CO, और एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में, तो ये कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। आप जानते हो ये क्या चीज है, एसिटिक एसिड है, इसीलिए इस तरह से। तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्जलीकरण। नोट कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करिए।
चलिए हो गया। अब अभिक्रिया देखते हैं, स्मीट अभिक्रिया। अब स्मीट अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। स्मीट अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, यहां पर ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। NH3 नहीं है, NH3 ये है अमोनिया, ये है, ये अमोनिया है। यहां पर HN3 है अगले में, ये NH3 है, H 3 बार है, वहां पर N 3 बार है, HN3, ये कहलाता है हाइड्रोजोइक एसिड। ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, इसको हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया है। इस जगह पर होता क्या है जरा देखेंगे, यहां पर होता है, देखिए सिंपल है रिएक्शन है, ये 3 N है ना, इसमें से 2 N निकल जाएगा नाइट्रोजन बन करके, N2 गैस बन करके निकल गया गैस, दो नाइट्रोजन निकल गया, एक ही N बचा है, ध्यान देना। दूसरा यहां से निकल जाएगा, ये 2 कार्बन COO यानी कि CO2 बन के निकल जाएगा। अब देखिए R बचा है, H बचा है, H बचा है और N बचा है, तो R हो गया, 2H और 1 N, RNH2, एमाइन का निर्माण होता है, फर्स्ट डिग्री एमाइन, प्राथमिक एमाइन का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसी अक्रिय विलायक से बने हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। रिएक्शन नोट करेंगे, बड़ा आसान है, ऐसे करते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। एल्केन का बनना, एल्केन बना सकते हैं 2 विधियों द्वारा, एक है विकार्बोक्सिलीकरण जिसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, दूसरा है कोल्बे अभिक्रिया द्वारा, ये कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि भी कहलाती है। मैं इस नाम को यहां पर आगे जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तो लिखता हूं। ये 2 रिएक्शन समझ लीजिए। पहला है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल को हटाना, कार्बोक्सिलिक समूह को हटाना। ये इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया जाता है, दिखाता हूं मैं आपको, RCOONA कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया जाएगा और इसको गर्म किया जाता है सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। सोडा लाइम कहलाता है, सोडा मतलब NaOH और लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, तब इसका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके साथ अभिक्रिया करने के लिए आता है। ये लीजिए, होगा क्या, बिल्कुल आसान सा एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखें कैसे, CO यहां तक का, Na 2 बार Na2 हो गया, COOO यानी CO3 हो गया, तो यहां पे मिला हमें Na2CO3 और बच क्या गया, देखो इधर से बचा है R और इधर से बचा है H। ये लीजिए R और H बन गया RH, RH यानी कोई एल्केन बन गया। अब वो एल्केन क्या हो सकता है वो जरा देखेंगे, एल्केन क्या हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए मैंने लिखा CH3COONA और इधर अभिक्रिया कराया मैंने NaOH के साथ। इस क्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते, ध्यान रखना। सोडा लाइम के साथ गर्म किया और मैंने बताया सोडा लाइम किसको कहते हैं, NaOH प्लस CaO का काम, ये दोनों का मिश्रण, जिसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड इस जगह पे रिएक्शन में भाग लेती है। तो क्या निकल गया, मैंने कहा इतना निकल गया, तो क्या बचा, Na2CO3 निकल गया। क्या बच गया, उधर से CH3 इधर से H,
यानी कि CH4 एल्केन है ना, मीथेन एल्केन है, एक तरह का मीथेन एल्केन बन गया। आप यदि यहां पर C2H5 ले लोगे तो C2H6 बन जाएगा, C3H7 लोगे तो C3H8 बन जाएगा, इस तरह से। तो ये अभिक्रिया कहलाती है विकार्बोक्सिलीकरण। एक और अभिक्रिया हमारे पास है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया को कहते हैं कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। इसका और भी नाम मिला ने, मैंने क्या बोला नाम, कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। इस तरह से इसमें होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का चाहे सोडियम लवण हो या पोटेशियम लवण हो, कोई भी लवण हो, उनका हम विद्युत अपघटन करेंगे। बिल्कुल सिंपल एक रिएक्शन बताता हूं, अगर आप याद रखना चाहते हो तो, और समझना चाहोगे तो थोड़ा लंबा रिएक्शन है, डिपेंड करेगा। अगर आप समझना चाहेंगे उसको तो उनकी मैं एक वीडियो छोटा सा बना के जरूर डाल दूंगा। कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया सर्च कर लीजिएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा। तो वो वीडियोस में आपको मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल यहां पर देखें, यहां पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरत है। देखो कितना होता है, RCOONA, इनमें जल में घोला गया है, पानी में घोला गया है, तो मैं यहां पर HOH लिख देता हूं, पानी को विद्युत अपघटन कराते हैं। यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, इसका इतना भाग अलग होगा, इतना भाग अलग होगा, इनके साथ ये वाला नेगेटिव वाला भाग आ जाएगा, तो बन गया NaOH। अब इसका H जो है हाइड्रोजन बन के निकल जाएगा H2 के रूप में, इस तरह सब कुछ 2 हो जाएगा। ये लीजिए 2, CO2 निकल जाएगा यहां से, तो ये हो गया हमारा CO2 2 बार, और उधर से बचा R, दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसकी क्रिया विधि भी पूछा जा सकता है। इसकी क्रिया विधि को समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जितना रिएक्शन कराएंगे उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं इस रिएक्शन को। इसका लॉन्ग में बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करिएगा, या कुछ दिनों में इसकी लॉन्ग वीडियो आ जाएगी कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया के नाम से। तो कुछ दिनों में आ जाएगा, हो सकता है कल ही आ जाए, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका डिटेल वीडियो मैं दूंगा, थोड़ा लंबा रहेगा, तो उसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। तो बस इतना कर लीजिए, इतना ही कर लीजिए तो काफी है। हाँ, Na पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में मिलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये दोनों के दोनों कैथोड पर प्राप्त होगा, और ये दोनों एनोड पर प्राप्त होगा। अगर आपने यहां पर CH3 लिया है, CH3 COONA यानी CH3 लिया है, तो यहां पर R की जगह CH3 होगा, R की जगह CH3 होगा, ना 2 CH3 आपस में जोड़ करके C2H6 बना लेगा। C2H5 लिया है तो 2 C2H5 जोड़ करके C4H10 बना लेगा। इस तरह से एल्केन का निर्माण होता है। यानी कि सिंगल कार्बन, यानी क्या बोल सकते हैं यहां पे, सम संख्या में कार्बन वाले एल्केन का निर्माण किया जा सकता है। विषम संख्या वाले कार्बन की संख्या वाले, विषम कार्बन संख्या वाले एल्केन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अब ये तो हुआ, अब देखते हैं एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या उपयोग है। कुछ एक उपयोग बताता हूं। सबसे पहली बात है एसिटिक अम्ल का उपयोग। इसका उपयोग प्रयोगशाला में विलायक के रूप में किया जाता है, घोलने के लिए, है ना। विलायक, जैसे पानी एक विलायक है, पानी में नमक घोल सकते हो, इस तरह से पानी में शक्कर घोल सकते हो, इसी तरह से एसिटिक अम्ल भी एक विलायक का काम करता है। दूसरा, सिरके के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सिरका आपके घर में होगा, सिरका अचार में डालने के लिए, चटनी में डालने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्वाद के लिए भी लोग उपयोग करते हैं। इथाइल एसीटेट, इथाइल
मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इस तरह का एस्टर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है एस्टरीकरण की क्रिया द्वारा। एसिड व्युत्पन्न यानी एसिटिक एनहाइड्राइड हमने बनाया भी था, एसिटाइल क्लोराइड हमने बनाया भी था, एसिड एमाइड भी हमने बनाया था रिएक्शन में, आज देखे होंगे। इन सब पदार्थों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात आता है कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में माध्यम के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी ये एक विलायक का काम करता है। अब सारी बातें तो हो गई, पर एक बात और बच गया हमारा, वो ये कि अगर हमारी क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं और प्रीमियम क्लासेस चाहते हैं, यानी एक पढ़ाई जो क्लासरूम जैसा हो, जिसमें हम आपसे बात कर सकें, आप हमसे बात कर सकें, अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें, तो हमसे जुड़िए, हमारी क्लास के साथ जुड़िए। क्लास 11th वाले बच्चे हैं तो 11th के साथ जुड़िए, 12th वाले बच्चे हैं तो 12th के साथ जुड़िए। और जो नीट या जेई का एग्जाम दिला रहे हैं, अगर आपने पूरी बेसिक बहुत अच्छे से कर ली है 11th और 12th का, तब तो कोई बात नहीं है, नीट और जेई के लिए क्लास ले सकते हैं हम। 2026 में नीट और जेई के लिए हम क्लासेस लेंगे केमिस्ट्री में। हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब अभी इस साल तो नीट का क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, तो आने वाले साल में फिर लूंगा, क्योंकि रेगुलरली लेते आ रहा हूँ नीट की क्लासेस, बस ये एक साल नहीं ले रहा था। अब आगे बात करता हूँ कि अगर आप लोग शिक्षक भर्ती योजना में, शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स दिला रहे हैं, यानी कि पीजीटी टीजीटी वगैरह के एग्जाम दिला रहे हैं, तो अगर अपने केमिस्ट्री की नॉलेज को बेहतर बनाना चाहते हैं, जिससे आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए, तो भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर, यहाँ पर हमारा नंबर दिख रहा है, दोनों नंबर, तो इन दोनों नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला व्हाट्सअप और कॉल भी है, और दूसरा वाला जो है केवल कॉलिंग है। तो आप जिस तरह भी जुड़ना चाहें हमारी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। हम आपका कमाने के लिए हम ये सारे क्लास नहीं ले रहे हैं, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई अच्छा हो जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो जरा हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़े और अपना खुद का, अपने आगे की भविष्य की तैयारी करिए। बस एक बात हमेशा याद रखना, मैंने एक दिन पहले की बात बता दूं, एक दिन पहले कल मैंने एक लिटरेचर पढ़ा, एक साहित्य पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ था इस बारे में ध्यान से सुनिए। एक बहुत जरूरी जानकारी मिलती है, एक बहुत बड़ा सीख मिलता है। उसमें लिखा हुआ था कि जिंदगी खुद को पहचानने के लिए नहीं होता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं जिंदगी आप खुद को पहचानो, बहुत कुछ कर लोगे, पहचानो, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारी पूरी इतिहास यही कहती है कि स्वयं को पहचानने में लगे, लेकिन असल एक बड़ी बात कही गई, जिंदगी खुद को पहचानने के लिए नहीं है, खुद को बनाने के लिए है। खुद को बनाओगे, खुद को पहचान जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।